Solo Leveling is an overrated anime. What did he say? No, इससे पहले तुम मुझे गालियां देने लग जाओ, watch the video till the end. मैं हूं अथर and I welcome you to the Culture Tribe और आज हम एक honest review करेंगे probably the most hyped anime of 2025 Solo Leveling का। शुरू करते हैं anime की basic synopsis के साथ। Anime एक ऐसी वर्ल्ड में सेट है जहां अचानक से कुछ गेट्स अपीयर होने लगते हैं जो उसे कनेक्ट करते हैं दूसरे रेल्म्स के साथ। इन गेट्स से मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं और इनसे लड़ने का काम करते हैं हंटर्स, ऐसे इंसान जिनके अंदर गेट्स के अपीयर होने के बाद कुछ सुपर पावर्स अवेकन हो जाती हैं। इसकी स्टोरी फॉलो करती है ह्यूमैनिटी के वीकेस्ट हंटर सन जिन वू को, जिसको एक मिशन के दौरान अपनी टीम मरने के लिए छोड़ देती है। बट उसके बाद जिन्हों को एक प्लेयर सिस्टम मिलता है जिससे वो गेम की तरह रियल लाइफ में पावर अप कर सकता है। एंड दैट्स बेसिकली इट। कहानी लिटरली इतनी ही है एंड इसके बाद हर एक चीज बस रेपिटेटिव फील होती है। बट चलो हर एक चीज पे एक एक करके बात करते हैं। माय फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू विद दिस एनिमे इज इट्स वीक स्टोरी लाइन। अब इमेजिन करो तुम एक शो स्टार्ट कर रहे हो जिसका मेन कैरेक्टर बहुत ही वीक है, लाइक माई हीरो एकेडेमिया, नारुतो और भी बहुत सारे। बट देन हीरो को एक सोर्स मिलता है स्ट्रांग बनने का। अब वो कितने सीजन्स में स्ट्रांग बनेगा? 5 सीजन्स? नहीं। 3 सीजन्स? नो। 1 सीजन? नहीं। सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर लिटरली पहले सीजन के 3-4 एपिसोड्स के बाद से ही बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी सारी स्ट्रेंथ एक प्लॉट आर्मर की तरह फील होती है। एंड सिंस इसकी कोई रियल स्ट्रगल भी नहीं है तो एज अ व्यूअर तुम इसके साथ कनेक्ट भी नहीं कर पाते। स्टोरी में जितने भी विलन्स हैं वो बहुत ही वेग और ब्रेनलेस फील होते हैं। अब जो लोग मानवा को डिफेंड करने आएंगे वो भी रुक जाओ, मैंने पढ़ी है। उसमें भी जो इन्होंने विलन्स की बैक स्टोरी एंड ऑल पुल ऑफ करने की कोशिश की है वो भी फोर्स्ड फील होती है। एंड अगेन तुम कहानी के साथ जरा सा भी कनेक्ट नहीं कर पाते। जिन विलन्स को ये बहुत ही ज्यादा हाइप करते हैं, जिन वो लिटरली उनके सामने पूरे 2 एपिसोड्स तक भी स्ट्रगल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एनिमे की ही बात करूं तो गोटो, बारका एंड इवन बरू, किसी भी फाइट में ना ही वो इंटेंसिटी फील होती है और ना वो थ्रिल। ऐसा लगता है कि सारी आर्क्स एक ही टेम्पलेट को फॉलो करती है। एक कूल सा विलन इंट्रोड्यूस करना, जिनवू को एक नया पावर अप या ऑरा फार्मिंग कर लेना, एंड फाइनली जिनवू का हर फाइट को बहुत कंफर्टेबली जीत जाना। कोई प्लॉट ट्विस्ट या अनप्रेडिक्टेबल टर्न्स नहीं, स्ट्रेट आउट मेरी 6th ग्रेड फैंटेसीज को एक एनिमे बना दिया गया है। बट देयर इज अ डिफरेंस, मेरी फैंटेसीज में स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा थी। Oh my God! नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनवू की कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इस एनिमे की साइड कैरेक्टर्स की। उससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बिना गूगल करे मुझे जिनवू और उसकी शैडोज के बगैर 5 साइड कैरेक्टर्स का नाम बताओ। शुरू करें जिनवू से, तो क्या है उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट? सीरियसली, बंदा पहले 1-2 एपिसोड्स में वीकेस्ट है एंड सडनली वो इतना स्ट्रांग बन जाता है कि नोबडी कैन डिफीट हिम एनीमोर। पूरे एनिमे एंड इवन मांगा के स्टोरी के थ्रू जिनवू कहीं भी ऐसे फिजिकल या मेंटल चैलेंज से नहीं गुजरता जिससे उसके कैरेक्टर को डेप्थ मिले। उसके बाप को जब इंट्रोड्यूस किया गया, आई सीरियसली थॉट यहाँ से कुछ इमोशनल डेप्थ आएगी स्टोरी में, बट नो। जिनवू दूसरे इंसानों को मारता है फॉर व्हाटएवर रीजन एंड वहां पे मुझे लगा भैया अब तो इसको कुछ ना कुछ मॉरल डिलेमा होगा ही। बट अगेन नो, आई डोंट नो हाउ टू इवन कॉल हिम अ मेन कैरेक्टर जब उसकी कोई रियल स्ट्रगल या फाइट ही नहीं है जिससे वो स्पाइडरमैन या नारुतो की तरह जरा सा भी इंस्पिरेशनल या रिलेटेबल फील हो। वर्स्ट पार्ट है जिनवू की ऑरा फार्मिंग के चक्कर में कहानी साइड कैरेक्टर्स को काफी अंडर यूटिलाइज करती है। जैसे बात करें गोटो रियूजी की तो उसे एक नेशनल लेवल हंटर के लिए कंसिडर किया जा रहा था और बिरू उसे लिटरली विदाउट अ फाइट मार देता है। डोंट यू थिंक वो गोटो और उसकी पूरी जापान हंटर्स की टीम को थोड़ी और डेप्थ दे सकते थे? अच्छा वो भी छोड़ो, कोगा नहीं मैन, उसे तो यूटिलाइज करते। जस्ट थिंक अबाउट हिज स्क्रीन प्रेजेंस, और अगर उसे एक अच्छी सी बैक स्टोरी मिलती, फिर वो जिनवू को मेंटर करता थ्रू अचीविंग हिज गोल्स, एंड जस्ट थिंक हाउ पीक इट वुड हैव बीन। इवन चाहे इनका रोमांटिक एंगल काफी चाइल्डिश और क्रिंज फील होता है, अच्छी स्मेल आ रही है तो चलो शादी कर लेते हैं। आई मीन आर यू सीरियस? और भी कैरेक्टर्स हैं जिन्हें थोड़ी सी डेप्थ और अच्छे से एक्सप्लोर करके स्टोरी एक कॉम्प्लेक्सिटी और इंट्रिग डेवलप कर सकती थी, बट नहीं, they chose to go with this mediocre crap। वीडियो एंड करने से पहले आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू से कि इस एनिमे के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि इसकी फाइट्स एंड एनिमेशन। इसकी एनिमेशन स्टूडियो ने काफी अच्छा काम किया है इसकी फाइट्स को एनिमेट करके, एंड नॉट ओनली दैट उनकी कोरियोग्राफी भी काफी प्लीजिंग फील होती है। सो अगर कोई मुझे एक ऐसा एनिमे सजेस्ट करने को बोले जिसमें अच्छी एनिमेशन और बरबर के एक्शन हो विदाउट स्टोरी या कैरेक्टर डेवलपमेंट, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड देम सोलो
लेवलिंग। मैंने ये वीडियो काफी डिले की थी बिकॉज आई न्यू कि कुछ ज्यादा लोगों को ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। इवन मैंने खुद सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को कवर किया है फॉर द सॉर्ट ऑफ हाइप इट हैज, बट एज एन एनिमे एंथुसियास्ट इस चीज से बहुत हर्ट होता है कि हम सोलो लेवलिंग जैसी एनिमे को इतना हाइप करते हैं जबकि बहुत से मास्टरपीस एनिमेज बहुत लोगों तक पहुंच भी नहीं पाते। एंड अगर तुम्हें एक वीडियो चाहिए अंडररेटेड मास्टरपीस एनिमेज की तो कमेंट करके बता देना। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया सो आई डोंट फॉरगेट व्हाई आई मेड दिस चैनल इन द फर्स्ट प्लेस। एनिमे हैज बीन देयर फॉर मी इन माय डार्केस्ट टाइम्स, सो आई लव दिस आर्ट फॉर्म फॉर नाउ एंड ऑलवेज। And well, that's for today, guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.